अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 54 स्टार्ट हो गया जी कैफ 1 का। 53 तक के पोर्टल पे अपलोड हो गए थे लेक्चर्स, किसी ने देख लिए थे? चलो, मैंने कहा था, फिर मैं पूछना भूल गया था। परसों कहा था, कल का भी हो, परसों का भी हो, भूल गया था पूछना। हो गया था ना? शुक्र है, शुक्र है। अच्छा जी, हम गवर्नमेंट ग्रांट्स कर रहे थे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सब्सिडाइज लोन वाला और एक गवर्नमेंट असिस्टेंस की डिस्कशन रह गई थी, लेकिन मैंने कल रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो रीपेमेंट के बारे में स्टैंडर्ड कहता है कि अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट रीपेबल हो जाए तो उसको अकाउंट फॉर करना है एज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, यानी कि रीपेमेंट को रिकॉर्ड करो जिस साल में रीपेबल बनी है ग्रांट, और पिछले पीरियड में एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। कल पढ़ाया था। अब दो तरह की ग्रांट्स होती हैं, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, जिसको हमने नाम दे रखा था ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस। इसके अंदर क्या ट्रीटमेंट? स्टैंडर्ड ने कहा कि पहले डेबिट करो अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस को, और कोई एक्सेस है यानी बैलेंसिंग फिगर तो उसको रिकॉर्ड कर लो प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये आईकैप की किताब के अंदर एंट्री ऐसे लिखी हुई है, डेफर्ड ग्रांट अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस डेबिट। पहले मैंने कहा था स्टेप 1 में क्या करो, बैंक क्रेडिट करो, और अगर कोई बैलेंस पड़ा है, मैं बैलेंस निकालना शुरू कर चुका था ना, तो अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस पड़ा है तो उसको डेबिट करो और बैलेंसिंग फिगर कहाँ ले जाओ? प्रॉफिट एंड लॉस में। उसका नाम कुछ भी रख सकते थे, आईकैप में सिर्फ ये लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, मतलब एक एक्सपेंस है। मैंने उसका नाम रख दिया 4 फीट एक्सपेंस, ताकि आपको निशानी रहे। ठीक है, 4 फीट एक्सपेंस यानी ग्रांट इनकम आ रही थी पिछले 2 साल में, कंपैरिजन में जब कोई देखेगा तो तीसरे साल में उसको इनकम नजर नहीं आएगी, 4 फीट एक्सपेंस नजर आएगा, मतलब जो पिछले 2 साल में इनकम रिकॉर्ड की थी दरअसल वो अब एक्सपेंस होगी। ठीक है, अच्छा, फिर हमने ये सवाल किया था, बोर्ड पे किया था, कोई मसला इसमें? तो बोलो। इसका सोल्यूशन तो ये है, ये कुछ ऐसा ही था, लेकिन हमने साथ में क्या कर लिया था, एक्सट्रैक्ट्स बना लिए थे। बनाए थे? नहीं बनाए थे तो अब बना लेते हैं। बनाए थे या नहीं बनाए थे? कौन कौन से साल थे? 21, 22, 23 साल। एक्सट्रैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अंदाजा हुआ होगा जिन्होंने टेस्ट दिया उसमें कि अल्टीमेटली हर चीज को हमने, क्योंकि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट ये है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीख रहे हैं ना, तो हर चीज जो हमने पढ़नी है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक पहुंचाना तो हमें आता हो ना। ठीक है, अब आपका एक्सपेंस था ये कौन सा एनवायरमेंटल एक्सपेंस, कौन सा था? सैलरी एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस जो एनालिस्ट की सैलरी थी, ठीक है जी, वो मुझे नहीं पता थी, अगर होती तो हम उसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते। और डेफर्ड ग्रांट को हमने इनकम बनाया 2 साल में बराबर बराबर, कितना था वैसे देखना पड़ेगा, 300 इनकम में गया था पहले साल, 300 इनकम में गया था दूसरे साल, लेकिन तीसरे साल में पहले ही दिन ग्रांट रीपे हो गई, तो हमने जब डबल एंट्री की आखिरी वाली, तो ये 600 रुपए का पीएनएल में एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ, जिसका नाम हमने रख दिया था ग्रांट 4 फीट एक्सपेंस। ये एक्सपेंस क्यों बना? क्योंकि हमारी ग्रांट 4 फीट हो गई, गवर्नमेंट ने ग्रांट वापस ले ली, तो अब कोई इनकम नहीं है, बल्कि जो इनकम पिछले 2 साल में रिकॉर्ड भी हो गई थी वो भी इस साल में रिवर्स हो गई। पिछले सालों में जाने की जरूरत नहीं, स्टैंडर्ड कहता है इसको चेंज इन एस्टीमेट के तौर पे ही लो। अंदाजा था ना चलते रहेंगे, अंदाजा था प्रोजेक्ट पूरा करेंगे, अंदाजा था फैक्ट्री चलाएंगे, लेकिन कुछ नागजीर वजूहात की बिना पर बंद करना पड़ जाता है काम कभी कभी। ठीक है, नहीं हम कर सके काम, तो फिर पिछले सालों को गलती नहीं थी कि कोई गलती थी हमारी, हमने अपनी पूरी ईमानदारी से रीजनेबल एश्योरेंस दी थी, आगे हालात वैसे ना रहे तो रीपेमेंट इसलिए करनी पड़ेगी, हमने काम रोका है। तो उसमें ये नहीं है कि हमने कोई एरर किया था, जानते पूछते हुए या अनजान में एरर नहीं था, एक एस्टीमेट था जो कि बेस्ट जजमेंट के ऊपर था। हम बेस्ट जजमेंट के ऊपर एस्टीमेट करते ही देखो ना, लाइफ आपने कहा जी 5 साल होगी, अंदाजा लगाया, 2 साल बाद आपको अंदाजा नहीं ऐसे जबरदस्त चल रहा है, अभी 5 साल और चलेगा, तो ये चेंज इन एस्टीमेट था। आप क्या कहोगे? पहले स्टार्ट में खड़े होकर आपने झूठ बोला था। ऐसा नहीं होता, बेस्ट जजमेंट के मुताबिक आप एस्टीमेट लगाते हैं, और अगर उस एस्टीमेट में किसी किस्म का चेंज आ जाए तो फिर उस चेंज को सिर्फ उसी साल में सही कर लेते हैं। चेंज इन एस्टीमेट तो यही है। अब आइए सेट जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा 2 चीजें ऐसी हैं जिनमें आपको पिछले सालों को भी सही करके आना पड़ता है। वो है प्रायर ईयर कोई एरर हो जाए उसकी करेक्शन करें, या अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करें, तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह वहां। तो एस्टीमेट चेंज जो है वो ये है कि जिस साल में आपको वो मसला आया या आपको पता लगा कि हमारे अंदाजे में चेंज आ गया, उस साल में सिर्फ उसको सही कर लें और ऑनवर्ड्स फिर सही वाला चले, पिछले सालों में जो हुआ उसको छोड़े। ठीक है, अब बैलेंस शीट के अंदर भाई थोड़ा सा उधर हो जाए साजी, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट की अगर बात करें तो 2023, 2022 और 2021, तो बैलेंस शीट में आपकी डेफर्ड ग्रांट नाम की एक लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी तो करंट में भी आनी है, लेकिन फिलहाल जरा बस मुझे आपको आता है करंट नॉन करंट अलग करना, मैं इस बहस में इसलिए नहीं पढ़ रहा। ठीक है ना, जो सीख रहे हैं चीज वो सीख लें जरा। तो डेफर्ड ग्रांट, असल में ग्रांट पूरी आई थी कितनी? 15 लाख की, जिसमें से पहले 3 लाख इनकम में चली गई, तो 12 लाख पहले साल के एंड पे और 9 लाख दूसरे साल के एंड पे पड़ी थी। ये डेबिट करके हमने 1200 गवर्नमेंट को पे किया और बाकी 600 क्या कर लिया था? एक्सपेंस। तो इसमें कोई मसला? फिर हमने कहा जी कि ग्रांट एसेट से रिलेट भी तो करती होती है, अब इसका क्या करें? ये एंड पे बात हो नहीं पाई थी। ठीक है जी, तो कहता है रीपेमेंट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू एसेट शैल बी रिकॉर्डेड बाय इंक्रीजिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट और रिड्यूसिंग द डेफर्ड इनकम बाय, मतलब अगर तो आपने आप डिडक्ट करते हैं ग्रांट को, डिडक्टेड फ्रॉम कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, एक ये ऑप्शन होता है ना जी, एसेट रिलेटेड ग्रांट में 2 ऑप्शंस थे, या आप ग्रांट को डिडक्ट कर दें कैरिंग अमाउंट में से,
एसेट की और रिड्यूस डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें, या आप ग्रांट को अलग से लायबिलिटी बना के रखें, डेफर्ड ग्रांट। ठीक है, ये दो ऑप्शन है ना, तो अब दोनों ऑप्शन में रीपेमेंट की भी थोड़ी अकाउंटिंग तो अलग होगी। ठीक है, तो अगर तो आपने ग्रांट को रखा हुआ है एज डेफर्ड इनकम, एज डेफर्ड ग्रांट, यानी लायबिलिटी बनाकर रखा था तो जब इसकी रीपेमेंट होगी तो क्या करोगे, रिड्यूस कर लोगे इस डेफर्ड ग्रांट इनकम को, यानी वही जो कहा था अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस को डेबिट कर लो। और अगर आपने उसको डिडक्ट कर रखा है एसेट की कॉस्ट में से, तो फिर जब रीपेमेंट करो तो डेबिट, डेफर्ड ग्रांट तो नहीं होगी, डेफर्ड ग्रांट तो पड़ी नहीं है, फिर डेबिट किसको करें, जिसको ग्रांट आने पर क्रेडिट कर दिया था, यानी एसेट में से क्रेडिट किया था ना ग्रांट को, तो अब उसी एसेट को बढ़ा लो, डेबिट कर लो, तो इंक्रीज कर लो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। तो ये दो तरीके हैं। अब यहाँ पे ना ICAP ने जो स्टैंडर्ड का पैरा लिखा है वो ये लिखा है, द क्यूमुलेटिव एडिशनल डेप्रिसिएशन दैट वुड हैव बीन रिकॉर्डेड इन P&L टू डेट इन एब्सेंस ऑफ ग्रांट शैल बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन प्रॉफिट और लॉस। अब इसमें ICAP ने तो दोनों के लिए यही एक लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, दोनों में ही क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कह रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूंगा। मैं चेंज इस तरह से करूंगा कि जहां पे डेफर्ड ग्रांट नाम की चीज आ रही है तो उसको डेबिट करके मैं यहाँ पर फिर भी 4 फीट एक्सपेंस ही लिख दूंगा, आपको जरा इजी रहे कि ग्रांट इनकम आ रही थी तो अब 4 फीट एक्सपेंस आ गया। लेकिन जहां पर आपका एसेट बढ़ेगा तो उसमें फिर चूंकि रिड्यूस डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी, तो फिर जिस दिन रीपेमेंट हो उस दिन डेप्रिसिएशन को दोबारा चार्ज कर लेंगे। ठीक है ना, ये थोड़ा सा फर्क डालेंगे ICAP के सोल्यूशन और हमारे सोल्यूशन में, छोटा सा ये फर्क हो। खैर चलें छोड़ें, फिलहाल तो ये सवाल हम कर रहे थे कि अच्छा ग्रांट जरूरी नहीं सारी भी वापस हो, वो देखेंगे इंशाल्लाह, आगे सवाल है हमारे पास। ग्रांट अगर कुछ वापस होगी तो जाहिर सी बात है डेफर्ड ग्रांट उसी हिसाब से ही चलेगी, देख लेते हैं इंशाल्लाह। ऑन यकम जनवरी 20 डीप वाटर लिमिटेड इंस्टॉल्ड अ नॉन करंट एसेट विद अ कॉस्ट ऑफ 5 लाख एंड रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 1 लाख। ठीक है जी, 5 साल इसकी लाइफ थी एसेट की और ग्रांट 22 में रीपे होगी, तो 20 और 21 को तो चलाए ना। प्लांट आया, प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट, ग्रांट आ गई तो कैश डेबिट, क्योंकि प्लांट रिलेटेड ग्रांट है तो डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। आपने टेस्ट दिया था कल, सबमिट भी किया था, यानी आप उन 33 बच्चों में हो, 200-250 में से जिन्होंने सबमिट भी किया था। अच्छा जी, डेप्रिशिएट करें एसेट को, ग्रांट को इनकम में फेंकें, अगला साल भी ऐसे ही करें। साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस क्लोजिंग डेट में निकालते जा रहे हैं। अगर एक्सट्रैक्ट्स बना रहे होंगे तो ये उठाकर वहां पे भी लिख सकते हैं, आसानी हो जाती है। खैर चलें, यकम जनवरी को क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा ग्रांट वाज रीपेबल इन फुल, सारे पैसे वापस करो क्योंकि तुमने कंडीशन मीट नहीं की। तो सबसे पहले तो पैसे निकालो ना जेब से भाई, कैश क्रेडिट। अब चूंकि आपने डेफर्ड ग्रांट रिकॉर्ड की थी तो उसका कुछ अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस बढ़ाओ, उसको क्या कर दो, डेबिट। तो स्टेप 1 कैश को क्रेडिट करो, स्टेप 2 डेफर्ड ग्रांट के अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस को डेबिट करो, और स्टेप 3 में बैलेंसिंग फिगर क्या कर दो, 4 फीट एक्सपेंस कह दो। ICAP ने इसको भी P&L लिखा हुआ है, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एक्सेस क्या लिखा था, क्यूमुलेटिव एडिशनल डेप्रिसिएशन, एक्सेस डेप्रिसिएशन। क्यूमुलेटिव एडिशनल डेप्रिसिएशन का मतलब ये कि जो पिछले 2 साल डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई थी वो अब यहाँ पे बढ़ा दो। हालांकि ये डेप्रिसिएशन तो नहीं कम चार्ज हुई ना, डेप्रिसिएशन तो हमारे इस ट्रीटमेंट में, इस मेथड में डेप्रिसिएशन तो पूरी 100 चार्ज होती आ रही है, मैक्सिमम डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, एक अलग से इनकम थी, इसलिए मुझे ये ज्यादा पसंद है, ये ज्यादा पसंद है मुझे। आपने ये लिख लेना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, P&L को हिट करना है ना, डेबिट करना है P&L को। मैंने 4 फीट एक्सपेंस के नाम से किया। ओके, अब आता है अगला अगले से पहले यहाँ पे इसके एक्सट्रैक्ट ना बना ले, क्या ख्याल है कि नहीं, तो बनाओ फिर, कुछ भी क्या करो। पता नहीं, मैंने तो इसलिए आज वो टेस्ट, कल वाला टेस्ट की डिस्कशन का सोच लिया था कि मुझे लग रहा था कि काम थोड़ा है, लेकिन पता नहीं आप लोग जब काम करते हैं तो वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो कोई बात नहीं, टेस्ट मैंने कहा था कि आपको दे तो दे कम से कम। अच्छा जी, ये हमारा वो मेथड है जिसमें हम, जान दो जगह और चाहिए, जिसमें हम एसेट को अलग रखते हैं, डेफर्ड ग्रांट को अलग रखते हैं। ठीक है, अब सिंपल, मैं बस लायबिलिटी को करंट नॉन करंट में नहीं तोड़ रहा, इससे परेशान तो नहीं हो रहे आप लोग। इतना आसान काम है, आपको पता है अगले 1 साल में जो इनकम बननी है वो, तो बस मैं जरा थोड़ा सा चूंकि सिखा रहा हूँ, एक चीज याद करानी है कि अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस को आपने उठा के फेंकना होता है। ठीक है, तो P&L के एक्सट्रैक्ट्स कितने साल हैं जी, 3 है, कौन कौन से, 22, 23, 22, 21 है, सही लिखा था मैंने, मैं खुद ही देख लूं, 20, 21, 22, शरारती लोगों, 22, 21, 22, अब मैं भी फिर जी हैं जी, 80 भी तुसी हैं, लेकिन आप लोगों ने टेस्ट नहीं ना दिया, आपने बड़ा दिल तोड़ा है। छोड़ो यार, बल्कि गुजारा करो यहीं पर ही, छोटी छोटी फिगर जी। अच्छा जी, अब आपको नजर आएगी P&L में डेप्रिसिएशन इस प्लांट की पूरा 100 20 से शुरू करना था, चलो खैर समझ तो आएगी आप। अब डेप्रिसिएशन तो पूरी चार्ज हुई है, कौन सी शॉर्ट डेप्रिसिएशन है जो चार्ज नहीं हो पाई, बल्कि इस मेथड में तो ग्रांट इनकम नाम की चीज अलग से रिकॉर्ड होती रही हर साल। कितनी जी, 20 और 20। अब 22 के अंदर आके आपने कहा ओहो हुकूमत ने पैसे वापस मांग लिए, तो डेफर्ड ग्रांट अनअमोर्टाइज्ड डेबिट, कैश जेब से निकल गया क्रेडिट, और बैलेंसिंग 4 फीट एक्सपेंस।
ग्रांट फॉरफिट एक्सपेंस, पूरा नाम तो ये होता कितना। अब ये 40 देखो ना, ये 40 क्या है, वही पिछले 2 साल की जो इनकम नजर आ रही थी उसी के सामने आपको इस साल कंपैरेटिव ईयर में एक्सपेंस नजर आ रहा है। ज्यादा अच्छा लगा मुझे इस तरह से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स भी हैं, गलबात कीजिए, और लाइबिलिटीज भी हैं। मुझे लिखना चाहिए लाइबिलिटीज वैसे ना, नॉन करंट नहीं लिखना चाहिए, लेकिन आप समझदार हैं, बार बार कह भी रहा हूं, ये ना हो फिर मुझसे सवाल में पूछ रहा हूँ खासतौर पे ऑनलाइन वाले, सर ये नॉन करंट करंट में बाइफरकेट नहीं करेंगे? करेंगे जी। तो नॉन करंट एसेट्स में आपका क्या है, प्लांट है, पीपीई लिखना है, चलो पीपीई लिख लो, पीपीई जी। 2020 में क्या सूरत हाल है जी? 2020 में आपका प्लांट कितने रुपए का था, बोलो? आपका प्लांट कितने रुपए का था? 500 का? ये नहीं आ जा रहा, ये नाराज हो गया जी, कहता जरा फिर ऐसे करके ले जाएंगे। मैंने कहा जरा खुला खुला कर लें काम। 21 में क्या सूरत हाल थी जी? 21 में भी 100 का एक्सपेंस था और 20 की इनकम। अच्छा जी, अब 2020 के अंदर अगर आप देखें तो कितने रुपए का प्लांट आया था और कितना एक्सपेंस में चला गया, तो कितना बच गया? ये 400 बुक वैल्यू। अगले साल में फिर ये 300 रह गई, और अगले साल में ये तो अपनी तरतीब से चल रहा है। मसला कहाँ पे, बात समझ आ रही है? ये वर्किंग हर बार करने की जरूरत है, कर देता हूँ। 400 माइनस 100 और 300 माइनस 100, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो अपनी तरतीब पे चल रही है। लेकिन लायबिलिटीज के अंदर नॉन करंट ही लिख रहा हूँ यार, बाद में तोड़ लेना, क्योंकि पहला स्टेप आपको यही सिखाया था ना कि नॉन करंट लायबिलिटीज में हम लायबिलिटी निकालते थे, उसके बाद फिर करंट को उसमें से माइनस करके अलग अलग करते थे, ठीक है। तो इसलिए नॉन करंट तो पहले ही निकलती थी, मैं इसलिए वही लिख रहा हूँ। तो डेफर्ड ग्रांट, पहले साल में ग्रांट आई थी 100 की, 20 इनकम में गई, फिर 80 में से फिर 20 इनकम बना, और फिर ये ना रहा, ठीक है। ये तो फॉरफिट हो गया, ओके, तो सही है। चलो अच्छा जी, अब ये तो आसान काम था, इतना मुश्किल नहीं था। क्या ये तस्वीर में सारा आ जाएगा, गुजारा हो जाएगा ना? अच्छा चलें जी, ये तो आसान काम था, इतना मुश्किल काम नहीं था। थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है आपको जब आप ग्रांट को डिडक्ट करने वाली पॉलिसी पे चल रहे होते हैं जी। अब देखें, जब ये ग्रांट रिसीव हुई थी और प्लांट भी आ गया था, तो आपने क्या पॉलिसी इख्तियार कर रखी है, आपने इस ग्रांट को खत्म कर दिया था, इसको कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट में से नेट कर दिया था, यानी कि इसको आपने एसेट में से क्रेडिट कर दिया था। इज इट सो? अब ये एसेट क्रेडिट होकर 400 का रह गया था, और 400 वाला एसेट 80 रुपए करके 2 साल डेप्रिशिएट हो चुका था। ग्रांट के डिडक्ट होने की वजह से डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई। वैसे नॉर्मल हालात में 200 रुपए की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी, लेकिन रिड्यूस होने की वजह से 160 की हुई, यानी 40 की डेप्रिसिएशन शॉर्ट चार्ज हुई। अब ये वो जुमला है जो आईके आपने लिखा हुआ है, इस केस के अंदर तो बनता है कि जो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन रीपेमेंट के दिन तक कम चार्ज हुई थी, जितनी डेप्रिसिएशन रीपेमेंट के दिन तक कम चार्ज हुई थी, वो इकट्ठी क्यूमुलेटिव वो आज चार्ज कर दो फौरन, इमीडिएटली, जिस दिन रीपेमेंट हुई। ये रेंट का इंतजार नहीं करना। जुमला पढ़ो अब। The cumulative additional depreciation would have been recorded in P&L to date. The absence of grant shall be recorded immediately in profit and loss. यानी 1 जनवरी को अगर रीपेमेंट हुई है तो हिसाब लगाओ रीपेमेंट के साथ ही कि कितनी ऐसी अमाउंट है जो डेप्रिशिएट होने से रह गई थी, ठीक है। तो किथे गया, ये रहा। अब इसमें आपने 2 अलग अलग एंट्रीज कर लेनी। आई कैप इसकी भी कंबाइन एंट्री करता है, हो सकती है, बट मैं जरा ज्यादा अच्छा समझता हूँ। नजर आ रहा है आपको क्या? जब ग्रांट और एसेट स्टार्ट में आए थे तो आपने ग्रांट को एसेट के कैरिंग अमाउंट में से माइनस किया था, 100 रुपया एसेट में से कम किया था ना। आज जब से वापस हो गए, कैश क्रेडिट हो गया, तो इसको डेबिट कहां पे करें? डेफर्ड ग्रांट। कहां से आई डेफर्ड ग्रांट? तो जिस एसेट को कम किया था आज उसी एसेट को बढ़ा लो। अब आपके पास एक वो फिगर भी आ गई है जिससे एसेट, जिस दिन ग्रांट आई थी, एसेट जिस अमाउंट से कम हुआ था ना, वो अमाउंट भी आपके पास आ गई। ये है वो मुजरिम जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन शॉर्ट चार्ज हुई। क्या ख्याल है? ये वो अमाउंट है ना जो एसेट में से माइनस हो गई थी और इसकी वजह से पिछले 2 साल में डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई। तो इसी को पकड़ लो, यही वो फिगर है जिसकी वजह से कम डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी। तो इस फिगर को पकड़ के 2 साल डेप्रिशिएट कर दो। 2 साल पहले हुआ ना काम, ये तीसरे साल का पहला दिन है, तो 2 साल, 3 साल बाद करो तो 3 साल कर लो, 4 साल बाद करो तो 4 साल कर लो, ठीक है। तो इस 100 को आपने पकड़ा, इसने कहा तुम हो वो जिस पर डेप्रिसिएशन शॉर्ट चार्ज हुई है, तो चलो शाबाश। इसी दिन मैंने ऊपर डेट नहीं बदली, डेट आप साथ साथ लिख रहे हैं हर दफा, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाय 5 जो चलता आ रहा है। अगर आपका ये माइनस ना होता तो ये 100 रुपए एसेट में पड़ा होता, ये पड़ा होता तो डिवाइड बाय 5 करते और हर साल की डेप्रिसिएशन वो 500 पूरे की होती ना, अभी 400 की हुई है, तो पूरे 500 की यही डेप्रिसिएशन होनी थी। अब ये कितने साल इस 100 पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो पाई, जो पिछले 2 साल नहीं हो पाया, वो करो इनटू जी आंसर वही 40। आपको जुबानी भी पता है, आसान सवाल करने का तरीका यही होता है, आसान सवाल करने का फायदा यही होता है कि आपको फिगर वैसे भी समझ आ रही होती है, हाँ यार ये बनेगी। कि पिछले 2 साल में, सामने 2 साल में नजर आ रहे हैं ना, पिछले 2 साल में, पिछला सवाल भी करके आया कंपैरिजन में, 100 नॉर्मल डेप्रिसिएशन 100 होती है अगर एसेट की कैरिंग अमाउंट में से ग्रांट माइनस ना करते। लेकिन ये करने की वजह से डेप्रिसिएशन कितनी हुई है? 80। तो कितनी कम हुई दोनों साल में?
40। अब जब ये ट्रीटमेंट आपने अपनाया, इसी फिगर को जिसको आपने एसिड में बढ़ाया है, इसको पकड़ के आपने 2 साल की इकट्ठी डेप्रिसिएशन डाल दी क्यूमुलेशन टाइप, ठीक है, तो उससे फायदा क्या हुआ आपको? वो 40 नजर आ रहा है जो मैच भी हो रहा है, जरा छोटे सवाल में ये फायदा होता है, ठीक है। तो 40 रुपए की डेप्रिसिएशन आपकी चार्ज होगी, ठीक है जी। अब मेरा सवाल, इस दिन खड़े होकर एक काम ना कर लें, रिवाइज बुक वैल्यू निकाल लें। वैसे तो मैं वर्किंग वही किया करूंगा इंशाल्लाह, अगर आपका सवाल वर्किंग में तरतीब से चल रहा होता ना तो हम यूं चलते, यकम जनवरी 20 को एसेट आया 500 का, और इसी दिन 100 माइनस कर दिया 400 रिवाइज्ड बुक वैल्यू टाइप करके हम आगे चलाते जाते। 400 डिवाइड बाय 5, फिर वो 80, फिर 400 डिवाइड बाय 5, फिर 80, फिर इस साल के पहले दिन 100 वापस ऐड हो गया। तो साथ ही ये डेप्रिसिएशन की एंट्री करके रिवाइज्ड बुक वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो रिवाइज्ड बुक वैल्यू में यहां निकाल लेता हूं। रिवाइज्ड बीवी होगी जनाब 500, शुरू से चलो, माइनस 100 हुआ था पहले, माइनस 80, माइनस प्लस माइनस, ये तो बहुत लंबा हो गया कम, इधर ले आओ, माइनस 80 ये वाला इधर हो गया, ठीक है, माइनस 80 प्लस 100 से बढ़ाया, जिस वजह से 40 की डेप्शन फिर चार्ज करनी पड़ी। आंसर क्या आता है? ओ वाह, ये 300 कैसे निकला जरा देख लें। मैं आपको दूसरी तरह वर्किंग भी कर दूंगा आपकी तसल्ली के लिए, लेकिन ये चूंकि डायरेक्ट कर रहे हैं, चलो एंट्रीज कर रहे थे तो मैंने कहा ऐसे ही कर लें। जी बोलो, जैसे हमने वो किया नहीं था सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में वर्किंग, उसी तरह की वर्किंग यहाँ भी हो जाएगी, कोई मसला नहीं। वो वर्किंग किसी चीज के लिए मखसूस नहीं होती, बस आपने अपनी मर्जी की जो चीजें फिगर्स निकालनी होती है उस तरतीब पे वर्किंग को डाल लेते हैं, ठीक है। ये 300 किसको समझ नहीं आ रहा? आ रहा समझ? इसी दिन हमने इसको रिवाइज कर दिया। अब जब 31 दिसंबर 2022 पे पहुंचेंगे तो चूंकि बुक वैल्यू रिवाइज हो चुकी है, एस्टीमेट चेंज की तरह से लेना है इसको, क्योंकि बुक वैल्यू रिवाइज हो गई। पहले तो कुछ नहीं हुआ था, एसेट तो अपनी जगह पे चली जा रहा था रूटीन में, तो इसलिए ग्रांट को अलग अलग खत्म कर दिया, लेकिन यहाँ पे एसेट की बुक वैल्यू रिवाइज हो गई है। अब आप पुराने हिसाब से चले तो भी खैर चल जाता है बंदा, 500/10 5 से भी चले तो सवाल इतना इजी था, लेकिन मैं आपको उस पर लेकर आऊंगा जो कॉन्सेप्ट है। क्या? डेप्रिसिएशन को आपने रिवाइज्ड बुक वैल्यू पर को करना है, किस पर डिवाइड? रिमेनिंग लाइफ। तो रिमेनिंग लाइफ किस दिन खड़े होकर निकालनी है? जिस दिन ये मसला हुआ था, जिस दिन ये चेंज आया था, तो ये 2 साल गुजर गए थे, रिमेनिंग 3 है, तो वही 100 चलेगा, कोई मसला नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे 500/5 करने की बजाय 300/3 करना ज्यादा मुनासिब समझा, ठीक है जी। चलो वो वाली वर्किंग भी करते हैं जो आपको पसंद है, ऐसे मौकों पे जो आपको पसंद है ना वर्किंग, वो भी करके दिखाता हूं। यकम कब आया एसिड? यकम जनवरी 20, कॉस्ट इसकी 500। इसी दिन हमने कहा नहीं जी, हम तो ग्रांट को इसमें से नेट करेंगे। तो अब मुझे बताओ, अब जो रिवाइज्ड बुक वैल्यू है जिसको आगे आप लेकर चलना है वो कितनी है? ये मैंने डायरेक्ट निकाला हुआ था, उधर देखो कितने गया, ये 500 डिडक्शन करते हुए 500 माइनस 100 400/5 ऐसे किया हुआ है ना, तो ये वहां पे वर्किंग में ऐसे हो जाएगा। ब्रैकेट में भी कर सकते थे, लेकिन मैं जरा माइनस करके दिखाना चाह रहा हूं। देखो हमने कैरिंग अमाउंट ऑफ एसिड, ये क्या है? ये क्या है? पीपीई। ये पीपीई की क्या होती थी इस वर्किंग के अंदर? बुक वैल्यू होती थी ना, कैरिंग अमाउंट। ये वर्किंग बुक वैल्यू शो करती है, याद आ रहा है? तो ये देखो, आई हैव डिडक्टेड द ग्रांट फ्रॉम कैरिंग अमाउंट ऑफ एसिड। और समझ तो नहीं आ रही? ओ नो, मैं तो घर से ये प्लान लेके आता हूं, तुमको समझ कुछ ना आए। अच्छा जी, लो भाई, अब इसको डेप्रिशिएट करना है। अब एसिड कितना पड़ा है और यकम जनवरी 20 पर ही इसकी लाइफ कितनी थी, तो चलो जी शुरू हो जाओ काम। 80 की डेप्रिसिएशन यकम जनवरी 2020 पर, 31 दिसंबर 2020 पर, और फिर बुक वैल्यू आ गई 320। अब यहाँ से तो एक्सट्रैक्ट भी फॉरन बन जाते हैं, इतनी जबरदस्त वर्किंग है हमारी ये। 31 दिसंबर 21 की डेप्रिसिएशन वही 400/5, स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है। अभी तो रिड्यूसिंग बैलेंस भी कल कराऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये 80 आ गया और 200 पक्की गल है, 240 बुक वैल्यू आ। ये बुक वैल्यू है 31 दिसंबर 21 की, जिसको हम यकम जनवरी 22 भी कह सकते हैं। और यही वो दिन है जिसका आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं था, क्योंकि हुकूमत की तरफ से खत आ गया। वो फलां कंडीशन आपने नहीं मीट की, कटो 100 रुपए, कटो 150 रुपया। आपने 100 रुपया जेब से निकाल के किया क्रेडिट, जेब से 100 रुपया क्रेडिट, और इधर ग्रांट लिख लो, दोबारा वापस बढ़ गई। या ग्रांट नहीं समझ आ रही तो रीपेमेंट ऑफ ग्रांट लिख लो, आप ज्यादा समझ आ जाएगी। कोई आपकी वर्किंग है यार, रीपेमेंट ऑफ ग्रांट की बजाय फिर जरा ग्रांट रीपेमेंट लिख लो, मेरे को जगह जरा मसला होता है। ठीक है, सही है, ग्रांट रीपेमेंट हो गई। लेकिन बेटा ये यकम जनवरी 22 पे जो ग्रांट रीपे हुई है, इसने, ये वही चीज है ना जो पहले किसी साल में माइनस हुई थी, इस वजह से डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट पड़ चुका है पिछले 2 साल में। तो वो जो कम डेप्रिसिएशन थी, वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट इमीडिएटली आज ही पीएनएल के अंदर फेंको। पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं स्टैंडर्ड। उसने दोनों के लिए ये बात कर दी ना, लेकिन ये बात इसी के लिए ज्यादा बनती है, ठीक है, कि the cumulative additional depreciation that would have been recorded in P&L to date in absence of grant should be charged recognized immediately in profit and loss। तो ये 100 जो अब आया है, ये ऐसी चीज तो नहीं है जैसे हमने वो, आप कहोगे ना सर ऐसे तो हम अपग्रेड वगैरह करते थे, तो उसको तो नहीं यूं करते थे बेटा। अपग्रेड इस दिन आ रहा है, पहले तो कोई नहीं थी ना एक चीज, इस दिन आया, उससे ऑनवर्ड्स फिर डेप्रिशिएट हो रहा होता था।
कोई पार्ट रिप्लेस हुआ तो उस दिन आया, उसके बाद डेफिसिट हो रहा था। लेकिन इसकी कहानी क्या है, इसने एसेट को कम किया था, जिस वजह से 2 साल डेफिसिट कम हो गया, वही चीज आज रिवर्स हो गई है, तो वो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट वापस करना है बस। ठीक है, तो फिर इसी वक्त क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट, डेप्रिसिएशन बस जगह तांगे। ठीक है, हाँ जी, किसको पकड़ो, इसी 100 को, और ये पिछले 2 साल डेप्रिसिएशन को कम करती रही है फिगर। तो चलो ठीक है, इतनी डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई है ना, एक 100 जो माइनस हो गया, तो उस 100 पर 20-20 रुपए करके 40 रुपए पिछले 2 साल डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई थी, तो अभी चार्ज कर लो। ठीक है, ये किस दिन कर लिया आपने। और फिर एक काम कर लेना, मेरा मशवरा है, रिवाइज बुक वैल्यू। ये मैंने डायरेक्ट निकालने की जरा कोशिश की थी जी, कितनी, ये मैंने वहां पे निकाली हुई है, देखो आपके सामने वर्किंग में। तो आपका कॉन्फिडेंस है, वर्किंग किसी भी तरीके से हो सकती है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमने पहुंचना कहां पे। ठीक है ना, बहरहाल ये आपकी पुरानी वर्किंग। अब डेप्रिसिएशन करनी है 2022 की, अब रिवाइज बुक वैल्यू और रिमेनिंग लाइफ। हालांकि ओरिजिनल को भी उसमें चलाएं, लेकिन हर सवाल में नहीं चलेगा, इसलिए मैंने वो तरीका बताना है कि आपकी ये रिवाइज किस दिन हुई है बुक वैल्यू। तो बस आप पुराने उसूल पे रहो, जिस दिन बुक वैल्यू रिवाइज हुई उस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालो। 2 साल गुजर गए थे, 5 में से 2 गए तो बाकी 3 थे, और ये 100 रुपए की डेप्रिसिएशन, यानी अब डेप्रिसिएशन भी सही हो गई। यही तो होनी चाहिए, यही तो हम सब चाहते थे, मिनटों में ढेरों पर बन जाए ना, यही हम सब चाहते थे ना, 100 की डेप्रिसिएशन हो। पिछले 2 साल जो 80 की हुई थी, उसका असर इस साल में सबसे पहले खत्म किया हमने कि जी ये 20 रुपए की 40 रुपए की डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई थी, मजीद चार्ज कर दी। अब ऑनवर्ड्स हमने इस साल से डेप्रिसिएशन को सही कर लिया। चेंज इन एस्टीमेट यही कहता है कि जो हुआ सो हुआ, अब इस साल को सही करो और आगे सही चलाओ। ठीक है ना, तो ये जनाब 31 दिसंबर 2022 पर डेप्रिसिएशन आ गई, और वेव ट्रिपलेट का आंसर क्या आ गया, 200। ठीक है, एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, वो भी कुछ कर लिया करो यार, नो सर भी बोला है कोई, अच्छा बच्चा, चले खैर, सारे अच्छे तो नहीं ना होते। पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स वैसे जरूरत तो नहीं थी, लेकिन चलो 22, 21, 20 बना लेंगे। एक बच्चे ने बोला, अल्लाह दिल जीत लिया इसने ये बोल के। बात तो छोटी सी की है, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस उस्ताद को मिलता है ना ऐसी बातों से, कि यार कह रहे हैं मैं बना लूंगा यार, अल्लाह करे पर्चे तक ऐसा ही रहे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सिर्फ आ रहा था, इधर देखो 80 और 80, और इस साल में 40 जमा 100 बेटा, यानी 140। अब ये क्या हुआ, तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सही है इसको कहना, उसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहना सही नहीं है ना, मेरे हिसाब में इसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहना सही नहीं है। डेप्रिसिएशन तो पूरी चार्ज हुई है, कौन सी डेप्रिसिएशन शॉर्ट थी जो 40 रुपए की मजीद डेप्रिसिएशन चार्ज करे, मुझे ये मुनासिब नहीं लगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद बैलेंस शीट में जनाब आपके कोई डेफर्ड ग्रांट नाम का परिंदा नहीं नजर आएगा, सिर्फ एसिड ही एसिड छाया होगा। ऐसी एक्सट्रैक्ट्स तो अल्लाह मुझसे रोज बनवाए। क्या ख्याल है, नॉन करंट एसिड्स जो इतनी आसानी से बन जाए प्रोडक्ट करके, पीपीई। अच्छा, अब हम क्यों जाएं कहीं और, जब मैंने वर्किंग ही कर ली। वैसे तो आप ये करते ना, ये सारा काम यहाँ पे करते, 500 माइनस 100 माइनस 80, फिर माइनस 80, फिर ये सारा काम जो मैंने किया था, कितने किया था, ये करके, और फिर ये भी माइनस करते। लेकिन अब चूंकि मुझसे आपने वर्किंग करवा ली है ना बेटा, तो ये 31 दिसंबर 2020 की बुक वैल्यू है। ये मैंने आपको कहा था ना, ये वर्किंग बड़ी जबरदस्त है एक्सट्रैक्ट्स के लिए। ये 31 दिसंबर 2021 की डेप्रिसिएशन ये बुक वैल्यू है, और ये 31 दिसंबर 2000। अब करते रहो जो मर्जी, यही आंसर है। उसके बाद ये एक्सपेंसेस पीएनएल में जाते हैं, ये एक्सपेंसेस पीएनएल में जाते हैं, एक्सपेंसेस को छाड़ देता मैं, हाँ ये एक्सपेंसेस पीएनएल में जाते हैं। तो येलो वाला पीएनएल का आइटम है, देख लो जाकर, 80-80, और इस एक साल में ये दोनों है 80-80 140, और ये ग्रीन बैलेंस शीट में जाएगा 320 240 200। कर लो बैठ के आराम से 320। यही तो आज सिखाना भी, अल्लाह करे वो सवाल कल वाले टेस्ट वाला शुरू हो जाए डिस्कशन, तो वर्किंग करके यहाँ से एक्सट्रैक्ट्स पहले भी बताया था, इसी की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ये वर्किंग बन जाए ना तो एक्सट्रैक्ट्स तो 320 जमा 100 420 टाटा नंबर। अच्छा, 320 240 और 200। अब जैसे मर्जी कर लो, आप पहुंचना यहीं पे है। ओके, पता नहीं होने सारा कितने आना है, फिर इसको अगर थोड़ा सा नीचे ले आए तो फिर शायद कोई गल बन जाए, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कुछ नजर आ रहा होगा। गुजारा करें बहरहाल, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो अच्छे बच्चे सबने नोट कर लिया। ये एक्सट्रैक्ट्स बड़े छोटे छोटे हैं, इनको भी थोड़ा सा देखें अगर इजाजत दी इसने तो। चलो यार गुजारा है बस, ठीक है जी, इसे तो अच्छा हम नोट ही कर लिया करें, हाँ ना। चलो जी, अब रीपेमेंट तो गई हो, अब एक आधा सवाल आप होमवर्क में करेंगे, 1-2 सवाल में और कराता हूँ, मेरी अभी तसल्ली इस पे नहीं हुई, मुझे नहीं लगता टेस्ट डिस्कस होगा। चले जो हो रहा है वो तो हो रहा है ना, सब जो करना है बेटा, कुछ छोड़ना तो है नहीं, अब क्या करें, जल्दी करेंगे। इतना टाइम लगा दिया आपने सादा से कॉन्सेप्ट पे, सुस्त लोग हैं आप। अच्छा, अब अपनी किताबों का बस कर दे, फोटोग्राफर हाले देकर तेरी फोटो नहीं सी हुई,
अच्छा जी, अब अपने पास स्नैपचैट से ले लेना। अच्छा ना, ये सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है, कल मैं करवाऊंगा, जाहिर है। बेसिकली ना कोई पता नहीं, अभी भी करवा दूं, लेकिन वैसे आपको एक बात बताऊं, ये जो अभी अभी आपने पढ़ा है रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, जिसमें आपकी पॉलिसी है ग्रांट को एसेट में से माइनस करना, ठीक है। तो जब इसमें रीपेमेंट आती है तो आप कैश क्रेडिट करके एसेट को क्या करते हैं, यानी एसेट की जीरो नहीं करते, एसेट को डेबिट करते हैं, अच्छा ज्यादा करते हैं, तो एसेट को क्या करते हैं, डेबिट यानी बढ़ाते हैं। अब एसेट की कैरिंग अमाउंट जब बढ़ेगी तो एक और मसला भी खड़ा हो जाएगा। हाँ जी, इंपेयरमेंट टेस्टिंग में हम कौन सी दो चीजें कंपेयर करते थे, रिकवरेबल अमाउंट और बुक वैल्यू। रिकवरेबल अमाउंट अगर सवाल के मिसाल के तौर पे 120 है और बुक वैल्यू 100 है, तो आप क्या कहोगे, एसेट इज नॉट इंपेयर्ड, एसेट इज इंपेयरमेंट लॉस कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बुक वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या होगा, एसेट इंपेयर्ड। अब ये जो रीपेमेंट है, जिसमें आप पॉलिसी क्या रखी हुई थी, आपने एसेट की कैरिंग अमाउंट में से ग्रांट को डिडक्ट किया हुआ था, तो पॉलिसी क्या थी आपकी, एसेट माइनस किया हुआ था। इस ग्रांट में जब रीपेमेंट आई तो आपने कैश क्रेडिट करके ग्रांट के अमाउंट को कैश क्रेडिट करके डेबिट कहां पे किया, एसेट में नहीं। रीपेमेंट के वक्त अगर आपकी पॉलिसी एसेट में से डिडक्ट करने की थी ग्रांट को, तो रीपेमेंट के वक्त कैश क्रेडिट करके फिर डेबिट किसको करना है, एसेट को ना। तो एसेट जब डेबिट होगा तो एसेट की बुक वैल्यू रिवाइज हो रही है, तो ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। नहीं, इंपेयर हुई या नहीं हुई ये पक्का नहीं है, ये पक्का नहीं है, रिवाइज हो रही है बुक वैल्यू, और रिवाइज किस तरफ को हो रही है, बढ़ रही है। अब कहीं बढ़ते बढ़ते इतनी ना बढ़ जाए कि रिकवरेबल अमाउंट से ऊपर चली जाए, तो एक खतरा पैदा हो गया। तो जब भी कभी रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट हो रिलेटेड टू एसेट, तो स्टैंडर्ड कहता है टेस्ट कर लो अपने एसेट को फॉर इंपेयरमेंट, टेस्ट कर लो अपने एसेट को फॉर इंपेयरमेंट। तो ये फिलहाल होमवर्क में है, कोई पता नहीं थोड़ी देर में क्लास वर्क में भी आ जाए, हो सकता है क्लास वर्क में भी आ जाए, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एक ग्रांट आई है और इनकी पॉलिसी है कि वो ग्रांट को एसेट में से डिडक्ट कर देते हैं। आगे चल के वो ग्रांट रीपे हुई है तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग पे इंशाल्लाह इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर शायद रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट भी है। तो आइए 36 आप चूंकि भूल रहे थे तो ये मिक्स हुए पड़े हैं दोनों स्टैंडर्ड्स बेसिकली। तो आइए 36 का सवाल है। अच्छा, तीसरा हमने कर लिया था, ये आप लोगों ने कल घर जाके किया था 2 दफा। अगर आपने ये 2 दफा सवाल कर लिया था ना, तो उम्मीद है एक्सट्रैक्ट से कोई सवाल भी आए इंशाल्लाह। तो अब आप, क्योंकि आपने 1-2 सवाल और भी किए इसके साथ, खासतौर पे मेसोपोटामिया और ये दस्तगील, ये ऐसे सवाल हैं कि आपको कोई भी एक्सट्रैक्ट वाला सवाल आए इन टॉपिक्स में से तो 70% तक, इससे भी ज्यादा हो सकता है, आपको वो सही करवा देंगे, क्योंकि टॉपिक्स आपके तैयार हैं, एक्सट्रैक्ट्स के साथ खेलना आपको आ जाता है। ये बड़े अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, ये बड़ा जबरदस्त सवाल था, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आए, शार्क लिमिटेड। मैं ये पहले कराता हूं, अगर ये जल्दी हो गया सवाल तो फिर इंशाल्लाह फिर हो सकता है मैं दोबारा उससे चला जाऊं पास पेपर पे जो भी मैंने छोड़ा होमवर्क, या हो सकता है इसको उसको छोड़े ही रखें, कल भी तो कुछ करना है, हम असिस्टेंस की तरफ चले जाएं। देखते हैं, प्रिपेयर ओल है, फिर वही प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम एसेट्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। 31 दिसंबर 22 के फिर एक्सट्रैक्ट्स आ गया यार, ये जाती है यार, फिर एक्सट्रैक्ट्स मांग ली उसने, सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट के सवाल में से उसने एक्सट्रैक्ट्स मांग ली थी। 7 नंबर का सवाल है। शार्क लिमिटेड एस्टैब्लिश, आप पता नहीं कौन सा प्लांट एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 300 मिलियन, एसेट है बस इतना पता लग गया हमें पढ़ के, हैं कोई फलाना प्लांट, डिसैलिनेशन प्लांट इन अ कोस्टल एरिया टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा, शायद कोई सफाई वाला प्लांट, फिल्टर प्लांट होना है, सादा लिख देते यार, हमें बच्चा पहले पर्चे में परेशान होता है, वो ये देख के इसी को ही बैठा रहता है। अच्छा, द प्लांट स्टार्टेड कमर्शियल प्रोडक्शन ऑन 1 जनवरी 19 एंड हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 6 years एंड 30 मिलियन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ऑन 1 जनवरी 20, ये 31 दिसंबर है 19 में एसेट आ चुका था। 1 जनवरी 20 पर एसेट रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 160 मिलियन टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ प्लांट। द सैंक्शन लेटर स्टेटेड दैट एसेट शुड आल्सो ऑपरेट द प्लांट फॉर एटलीस्ट 300 days इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 3 years। कहता है 360 दिन हर साल में होते हैं, बस शर्त लगानी, उन्होंने ये शर्त लगाई कि अगले 3 साल में हर साल में आपने कम से कम 300 दिन तक ये प्लांट चालू रखना है। At inception, there was reasonable assurance that condition of grant shall be complied with. SL recorded grant as अच्छा, ये दूसरे वाला है। इन 2022 कुछ गड़बड़ हुई है, अब 2022 तक पहुंच ना लें पहले, चलो खैर। द प्लांट was not operated for 120 days. Owing to this, government issued a notice to SL for repayment of 100 million. Accordingly, अच्छा अब पूरा 100 मिलियन उन्होंने मांग लिया, नहीं 160 में से 100 मांगा है। Oh my God! Accordingly, the amount was repaid by SL immediately. अब जिस साल में रीपेमेंट हुई है, एक्सट्रैक्ट्स उसी साल के मांगते हैं, लेकिन जी हाँ कंपैरेटिव भी कहा हुआ, ओ माय गॉड, और उससे पिछला साल भी मांग रहे हैं, ठीक है। अच्छा छोड़ो एक्सट्रैक्ट को छोड़ो, हम जरा तरतीब से ही चलते हैं, हम जरा दोबारा, क्योंकि ये ना थोड़ा सा पार्शियल रीपेमेंट वाला काम आ गया ना, तो मैं जरा शुरू से ही चल रहा हूँ, ठीक है। पार्शियल रीपेमेंट क्या मतलब, 160 रुपए की ग्रांट थी, कुछ वापस ली उन्होंने, कुछ छोड़ दी,
जरा सवाल करके देखते हैं, ठीक है जी। 2019 में प्लांट आया, तो फॉर द ईयर एंडेड, हालांकि ये बहुत दूर है सवाल के रिक्वायरमेंट से, लेकिन चलो हम तो जरा सीख रहे हैं ना अभी। फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2019, मैं सीधे ही बाइक से लुक गया जी बच्चों। यकम जनवरी नहीं, यकम जनवरी 19 पर प्लांट आ गया, तो प्लांट डेबिट पीपी लिख दूं, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट कितने का जी? 300 का, ओके। इसकी लाइफ 6 साल है और रेजल वैल्यू 30 रुपए है, और 19 का साल गुजर गया बगैर किसी ग्रांट ग्रूंट के। 300, तो ईयर एंड पे क्या कर लें, इसको डेप्रिशिएट कर लें। तो 31 दिसंबर 2019 पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब जी बच्चों 300 का एसेट था, 30 रुपए इसकी रेजुअल वैल्यू है, और 6 साल इसकी लाइफ है। अभी तो 160 वाली जिक्र ही ना करो। कितनी की रेजुअल वैल्यू? 30, और लाइफ पूरा साल डेप्रिशिएट करेंगे। कितने साल लाइफ है? 6 साल लाइफ है, तो ये 6 साल की डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक है जी। ले जी, तो अब कितनी आ गई डेप्रिसिएशन? 45 की डेप्रिसिएशन आ गई। पन्नो चीज़ा पन्नो क्या को आप लेंगे जी? अच्छा ले जी। अब कोई ग्रांट है जिसको इनकम में फेंकना है? नहीं है तो नहीं है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कोई मसला नहीं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20 जी बच्चों। यकम जनवरी 20 पे माशाल्लाह ग्रांट रिसीव हो गई, और वो ग्रांट को अलग रखते हैं, बोलो कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट करके, बस इसको डेफर्ड ग्रांट में ही रखेंगे, ठीक है जी। कितना? 160। अब 31 दिसंबर 20 आएगा, ऐसे डेप्रिशिएट होगा। 2 तरीके हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 2 तरीके हैं। आप कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे करें, आंसर तो सेम आता है। चलो वही कर लो जो पहले किया था, सेम वही कर लो। मैं इसलिए कह रहा था कि अभी एसेट तो पुराने हिसाब से ही चलता आ रहा है, लेकिन ग्रांट जो आज आई है, तो इस ग्रांट के तो 6 साल नहीं है ना, इसके पास तो 5 साल बाकी हैं। तो चलो ऐसे कर लो। मैं पता क्या दिल कर रहा था कि 300 माइनस 45, 255 की बुक वैल्यू निकालूं, 255 डिवाइडेड बाय 255 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5 कर दूं, ताकि ग्रांट भी 5 जी। आंसर तो यही आएगा। हाँ 30 है वो यार, ये तो समझ जाया करो, छोटी मोटी बातें। अच्छा तो ये 45 है, ये 45 ऐसे भी निकल सकता था। कैसे जी? ऐसे नहीं कहता ऐसे ये कैसे निकल सकता था? देखो 300 माइनस 30 डिवाइड बाय 6, आंसर इज 45। यही आप 300 माइनस 30 डिवाइड बाय 6, पहले से पिछले साल क्या था, 45 की डेप्रिसिएशन आई थी, ये 300 में से 45 माइनस करें, बुक वैल्यू बन गई। बुक वैल्यू माइनस, और इसको 5 से करें तब भी आंसर 45 ही आना है। स्ट्रेट लाइन में बताया था ना कि बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ करें या कॉस्ट को डिवाइड बाय ओरिजिनल लाइफ करें, आंसर सेम ही आता है। लेकिन शायद आपको इससे परेशानी हो गई है, क्या नई चीज हो गई है, इसलिए मैं इसको रूटीन में रहने देता हूँ, ठीक है। लेकिन इतना तो आपको बताया हुआ है कि अब ग्रांट क्योंकि 2020 में आई है और ये इस एसेट से रिलेट कर रही है, देखो ना, एसेट रिसीव ग्रांट टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, और वो करते हैं इसको एज अ डेफर्ड इनकम, उनकी पॉलिसीज को डेफर्ड इनकम के तौर पर रखते हैं। तो इसी प्लांट से रिलेटेड ग्रांट है ना, तो जब 1 साल गुजर चुका है तो फिर अब प्लांट ने पिछला साल तो गया ना, 20 से ऑनवर्ड्स तो प्लांट के 5 साल है, 1 साल ये 4 साल बाद में, तो फिर इस ग्रांट के पास भी 5 साल है। ये तो नहीं कि 5वें साल के एंड पे एसेट खत्म हो जाए, इससे आगे ये दूसरा साल है, 21, 22, 23, 24, ऐसे ही है। 24 के एंड पे एसेट खत्म हो जाए और ग्रांट का 1 साल फिर भी पड़ा हुआ हो, तो ये तो नहीं ना करना, ठीक है। तो हम रिमेनिंग लाइफ के ऊपर, तो अमाउंट ये क्या है जी, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट, और ये इनकम जो है ये आप कितना जी 100, इसको डिवाइड किससे कर दो, 5 से। तो ये अगर 5 तकलीफ दे रहा है तो इसलिए मैंने आपको दूसरा तरीका बताया है, आप ये वाली वर्किंग ही इधर भी कर लें, आंसर तो वही आना है, यानी बुक वैल्यू अगर दिल कर रहा है तो। वैसे मसला कोई नहीं है, इतना पता होना चाहिए आपको, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं की मैंने, ठीक है जी। 32 और 32, लो जी 20 भी गुजर गया 20। अब 21 में कोई मसला है, 22 में, ओ माय गॉड 21 भी गुजरना है अभी, तो लेट द 21 गुजर। लेकिन जब आपको पता है ये आता है, कौन आता है, डेफर्ड ग्रांट आता है, बारिश नहीं आता है। जब डेफर्ड ग्रांट आता है तो आपने उसका अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस भी निकालना होता है। क्या लिखा था कल परसों जो मैंने हेडिंग बनाई थी, क्या लिखा था,
बैलेंस क्या लिखा था, बैलेंस ऑफ, यहाँ लिखा था ना, मैं वहीं से देख के आता हूँ, आप लोगों को तो बताना नहीं है। ये लाल वाली वर्किंग, लाल कहाँ हो, आज सुस्त होगी क्लास, कुछ नया करें, जल्दी से इसको खत्म करें। ये बैलेंस ऑफ डेफर्ड ग्रांट, आमिर भाई भी अंगड़ाइयां ले रहे हैं। आमिर भाई इसके बाद है इंशाल्लाह, अभी इसके बाद आपको पार्ट 2 शुरू करवाते हैं। ओके इंशाअल्लाह जी। तो बैलेंस ऑफ जिंदगी अगर रही, बैलेंस ऑफ डेफर्ड ग्रांट, अब जरा डायरेक्ट हो जाए, ठीक है जी। जी कितना आया क्रेडिट, क्रेडिट कितना आया जी, ये 1 जनवरी 20 पर कितना क्रेडिट, और 31 दिसंबर 20 पर कितना डेबिट, 32। तो फिर अनअमोर्टाइज क्रेडिट 128, ठीक है जी। अच्छा अब अगला साल आ जाएगा, जाने दो अभी, अगले साल भी काम चलता रहेगा। अगला साल, अब जल्दी से, कोई ग्रांट दोबारा रिसीव हो गई हो, कोई एसेट दोबारा खरीदा हो, ऐसा कुछ हुआ हो तो बता दो जी, है कुछ तो फिर बारो बार तीर बताई ना जाना, रोटे बंद है, नैरो नैर ठोकर, वैसे इधर भी बंद है। अच्छा 31 दिसंबर पे एसेट को डेप्रीशिएट करो। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है, सेम वही काम चलना है, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 45 से, और डेफर्ड ग्रांट डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट। दोबारा डेट लिख दी मैंने यार, आप लोगों ने मुझे मना ही नहीं किया, 21 है, आपको कहना चाहिए था। सर दोबारा डेट ना लिखें, दिसंबर पे 31 दिसंबर की एक ही डेट, हम 2 लिख लेंगे, पर नहीं लिख रहा है, लिखने दो इसको। डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट 32। अब बैलेंस फटाफट अपडेट करें, बैलेंस ऑफ डेफर्ड ग्रांट, बताओ जी ब्रॉड डाउन कितना था, पिछले पीरियड का कैरी डाउन ब्रॉड डाउन आ गया, क्रेडिट 128, और इस साल फिर 31 दिसंबर 21 की शाम पे डेबिट पड़ा 32 का। ये ज़बानी आप कर सकते हैं, बस कुछ याद करा रहा हूँ ना चीज़ें आपको जी। अनअमोर्टाइज बैलेंस 96, यहां से अब गेम नहीं होनी है, क्योंकि यहां से अभी तक जो पढ़ा था उस मुताबिक तो जो कुछ पढ़ा होता था वो सारे का सारा ट्रांसफर हो जाता था, ठीक है। ये 2023 का सवाल है, मैंने कहा बता दूं। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022, इसमें जनाब आगे अगले पैसे कटो, इन 22। अब इन 22 लिखा है तो किस दिन अज्यूम करें, 1 जनवरी को अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, यही आसानी है। इन 22 प्लांट वाज नॉट ऑपरेटेड फॉर 120, वैसे 22 में 120 दिन नहीं ऑपरेट, ओइंग टू दिस गवर्नमेंट इशूड अ नोटिस टू एसएल। बहरहाल जो मर्जी हो आपने इस पीरियड के अंदर अनअमोर्टाइज बैलेंस इतना पड़ा है, वो तो सारा पिछले साल के एंड पे है ना, इस साल के एंड पे जाके अमोर्टाइज करके इनकम लाना था, वो फेंकना है आपने, डेबिट करके बाकी बैलेंस है वो फेंकना है पीएनएल के अंदर, और उसके ऑनवर्ड्स एसेट तो वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा था। लेकिन आज मसला थोड़ा सा और है, मसला ये है आज 160 में से सिर्फ 100 मिलियन पे हुआ है, रीपे हुआ है। यार इस तरह के सवाल और भी होने चाहिए, क्वेश्चन बैंक में है, आई थिंक करते हैं क्वेश्चन बैंक में एक आधा सवाल है ऐसा जिसमें पार्शियल रीपेमेंट, क्या है जी, तो ये पार्शियल रीपेमेंट हुई। अब पार्शियल रीपेमेंट में आपने पहला काम क्या किया करना है, आपने ये देख लिया करना है कि कितने % रीपे हुआ। मुझे बताओ 160 में से अगर 100 पे हुआ है, 160 मिलियन में से अगर 100 मिलियन पे हुआ है तो कितने % रीपे हुआ बताओ, 62 पॉइंट। बस ये आपके लिए जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर हो गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस को, अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस को, क्योंकि उसने एंट्रीज ना मांगी, उसने डेट नहीं बताई हुई थी, ठीक है, तो डेट जो है वो मैं 1 जनवरी अज्यूम कर लूं, कोई मसला तो नहीं, फर्क नहीं पड़ता, इसी साल की एंट्रीज हैं। तो 1 जनवरी 2022 या इन 22 लिख लो, आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है तो। मैंने आपको कहा था कि आपने सबसे पहले तो कैश क्रेडिट करना है, फिर जितना अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस पड़ा है डेफर्ड ग्रांट का उसे डेबिट कर देना है, ठीक है। अब कैश कितना क्रेडिट करें, ये तो सीधा सीधा आ गया 100, ऐसा ही है। अब क्या करें, स्टेप 2 क्या था, ये हमारा स्टेप 1 था, बोलो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 क्या करेंगे, स्टेप 2 क्या करेंगे, डेफर्ड ग्रांट को डेबिट करना है। अब मुझे बताओ क्या सारी डेफर्ड ग्रांट को डेबिट कर दें, सारी ग्रांट तो रीपे ही नहीं हुई, तो कितना % रीपे हुई है, तो बस डेफर्ड ग्रांट का 62 पॉइंट जो भी था वो डेबिट कर दो, और बैलेंसिंग फिगर जो है वो। लेकिन 2 मसले आएंगे फिर, एक तो ये आ गया कि ग्रांट, डेफर्ड ग्रांट को आपको परसेंटेज लगानी पड़ी, दूसरा ये मसला आएगा कभी भी एंड पे कुछ ग्रांट बच जाएगी, ठीक है। तो चलो खैर फिलहाल तो अपना काम चलाओ। एक छोटी सी % आपने निकाल ली इसी वर्किंग के तहत ही, छोटी सी % आपने कहा जी 100 रीपे हुआ है 160 में से, तो ये बनता है बोलो 62.5%, ये आपने यहाँ पे शो कर दी वर्किंग, ठीक है। अब 62.5, तो डेफर्ड ग्रांट टोटल पड़ी है अभी कितनी जी, 96 की, इसको आपने 62.5% करके खत्म कर देना, कितना 60, अच्छा
अच्छा बस लग गया पता, हूँ लिख लिया तो देख लो भी, लिख लिया उन्हें लेंज। अब अनअमोर्टाइज बैलेंस क्या करेंगे जी, 4 फीड एक्सपेंस में डाल दें, बैलेंसिंग फिगर होती है ये, कितना जी। अच्छा वैसे आपस की बात है, ये चेक भी हो सकता है, आपकी टोटल अभी तक कितनी ग्रांट इनकम में जा चुकी है, 64। हमने कहा इसमें से 62.5% रिवर्स हुई है, तो जरा 64 का 62.5% लेना 40 आता है, तो कहानी फिर भी सही चल रही है, बट बहुत स्लो, मैं डेड स्लो चल रहा हूँ इसमें, ठीक है। अच्छा उसके बाद जी, ये आपका साल तो हो गया खत्म, ये एंट्री पड़ गई आपकी, इसमें आपकी पता है आपको वो वाली एंट्री तो होती नहीं है कि डेप्रिसिएशन जो शॉर्ट थी, डेप्रिसिएशन तो पूरी चार्ज होती रही है ना, ठीक है। अब मामला क्या होगा, 31 दिसंबर पर डेप्रिसिएशन भी है, 31 दिसंबर 22 पर डेप्रिसिएशन अपने हिसाब से चल रही है, वो मलंग है इस केस के अंदर, डेप्रिसिएशन को कोई पता ही नहीं है, ठीक है जी, ये होम्योपैथिक है इस केस में। लेकिन डेफर्ड ग्रांट अब थोड़ी सी चेंज हो गई है, क्या ख्याल है, इधर देखो, हम इसका बैलेंस फिर ना निकाल लें इस दिन, लेकिन वो तो आप क्लोजिंग निकालेंगे। बताएं जी डेफर्ड ग्रांट कितनी रह गई, मैं एंट्री पहले कर लूं, डेफर्ड ग्रांट कितनी रह गई, बोलो 60 अनअमोर्टाइज्ड है नहीं। अब ये बात आपको बताऊंगा पार्ट 2 में, करें यार शुरू।